हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोमोटर। इसमें हम करेंगे हु इज़ प्रोमोटर, मेन फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर और फिर उसकी पोजीशन, प्रोमोटर की कंपनी के अंदर क्या पोजीशन होती है। और लास्ट में हम देखेंगे रेम्यूनरेशन ऑफ प्रोमोटर कि वो उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हु इज़ प्रोमोटर। प्रोमोटर इज़ ए पर्सन or persons who have actually conceived the idea of formation of the company and who had done preliminary work to the formation of the company are called promoters। तो प्रमोटर एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है और पर्सन्स भी होते हैं, कुछ हो सकते हैं। प्रमोटर वो होता है जो सबसे पहले बिजनेस करने का आइडिया लेके आता है, एक्चुअली कंसीव्ड द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। मतलब जिसके दिमाग में आइडिया आता है कि भाई चलो कुछ बिजनेस करते हैं, कंपनी खोलते हैं, वो होता है प्रमोटर। ये सिंगल भी हो सकता है और 3-4 भी हो सकते हैं। देयरफॉर प्रमोटर इज ए पर्सन हु ब्रिंग ए कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। फिर जैसे उसके दिमाग में आइडिया आता है कि भाई एक कंपनी खोलते हैं, फिर उसके बाद वो स्टेप्स लेता है कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। मतलब वो कंपनी खोलता है। फिर A promoter can be an individual, a group of persons, or an institution or a company which is already exists, which may start a new company। अब प्रमोटर इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, अब इसमें एक नई चीज़ आई है कि भाई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है और कोई कंपनी जो पहले से है वो भी प्रमोटर हो सकती है। कि भाई मान लो कोई पुराना इंस्टीट्यूशन है, फिर कंपनी है, वो अब एक नई कंपनी खोलना चाहते हैं, तो इस केस में वो कंपनी भी प्रमोटर कहलाएगी। तो ये तो हो गया हु इज़ प्रमोटर। अब इसके बाद मेन फंक्शंस ऑफ प्रमोटर कि भाई प्रमोटर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो इसमें पहला है टू कंसीव एन आइडिया ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस एंड एक्सप्लोर इट्स पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले प्रमोटर एक आइडिया लेके आता है कि भाई मुझे ये बिज़नेस करना है, और फिर वो उस आइडिया के ऊपर एक्सप्लोर करता है कि भाई जिस चीज़ के ऊपर वह बिज़नेस करना चाहता है क्या वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। दूसरा उसका फंक्शन है टू कैरी आउट द नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट वेदर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज़ पॉसिबल एंड प्रॉफिटेबल। उसके बाद वो यह इन्वेस्टिगेट करता है कि भाई वेदर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, कि भाई कंपनी बनाना पॉसिबल है और प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। दूसरा फंक्शन ये है। तीसरा फंक्शन है डिसाइड द प्लेस वेयर रजिस्टर ऑफिस और हेड ऑफिस हैज़ टू बी सिचुएटेड। तीसरे फंक्शन में यह डिसाइड करता है कि भाई हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे रहेगा और उसका हेड ऑफिस कहाँ पे रहेगा। फिर है प्रिपेयर्स द एमओए, प्रोस्पेक्टस एंड अदर असेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल देम फॉर द रीजन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। चौथा फंक्शन उसका ये है कि भाई वो एमओए बनाएगा, प्रोस्पेक्टस बनाएगा और अदर डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, उनको फाइल करेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए। ठीक है, तो ये भी उसी का फंक्शन है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वही बनाएगा, एमओए, प्रोस्पेक्टस, एओए भी बनाएगा। फिफ्थ फंक्शन है उसका डिसाइड्स द नेम ऑफ द कंपनी विच इज़ एक्सेप्टेबल बाय द रजिस्ट्रार ऑफिस एज ए यूनिक नेम विच इज़ नॉट सेम विद द कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द नेम। अब कंपनी का जो नाम है
उसे भी प्रमोटर ही डिसाइड करेगा। ठीक है, और उसमें उसे अपनी कंपनी का यूनिक नेम रखना होगा, जिस नाम से रजिस्ट्रार ऑफिस में पहले से कोई और कंपनी रजिस्टर ना हो। तो ऐसा नाम उसको रखना पड़ेगा। अब टू कलेक्ट रिक्विजिट नंबर ऑफ पर्सन्स, नाम रखने के बाद अब वो कंपनी के लिए मेंबर्स, पार्टनर्स ये सब इकट्ठा करेगा। भाई मिनिमम मेंबर्स तो चाहिए कंपनी चलाने के लिए। तो टू इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसमें हमें मिनिमम 2 मेंबर्स लगते हैं कंपनी स्टार्ट करने के लिए। और अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उसमें हमें मिनिमम लगते हैं 7 मेंबर्स। तो ये मेंबर्स वही प्रमोटर ही इकट्ठा करेगा। हु कैन साइन द AOA एंड MOA ऑफ द कंपनी, ये लोग जो हैं कंपनी स्टार्ट करने के लिए फिर ये MOA को और AOA को साइन करेंगे। अब नेक्स्ट उसका फंक्शन है टू द प्रमोटर्स सेटल द नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स। प्रमोटर डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करेगा, ऑडिटर्स को नॉमिनेट करेगा, बैंकर्स को नॉमिनेट करेगा, सॉलिसिटर्स को, सॉलिसिटर सेक्रेटरी को करेगा, रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। मतलब प्रमोटर के हाथ में ही है कि भाई वो किन लोगों को अपनी कंपनी में डायरेक्टर रखना चाहता है, ऑडिटर रखना चाहता है, किन बैंकों के साथ वह डील करेगा। अब उसका लास्ट फंक्शन ये है कि वेयर ए पब्लिक इशू इज नेसेसरी द प्रमोटर शेल इशू प्रोस्पेक्टस। कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है उसको भी प्रमोटर ही इशू करेगा। अब प्रोस्पेक्टस किस केस में इशू होता है, जब हमारे पास पब्लिक कंपनी रहती है और उस पब्लिक कंपनी को शेयर्स इशू करने होते हैं, तब होता है प्रोस्पेक्टस इशू। अब नेक्स्ट है हमारा कि भाई प्रमोटर की पोजीशन क्या रहेगी एक कंपनी के अंदर। प्रमोटर ऑलवेज स्टैंड इन ए फिड्यूसरी पोजीशन टुवर्ड्स द कंपनी। तो इसमें फिड्यूसरी का मतलब है कि रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड प्रमोटर वेयर प्रमोटर इज ऑब्लिगेटेड टू एक्ट सोलली इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये है कि भाई जो प्रमोटर है वो कंपनी का हमेशा फ़ायदा ही सोचेगा, कभी उसका नुकसान के बारे में नहीं सोचेगा या फिर उससे गलत तरीके से फ़ायदा उठा ले, नहीं। दूसरा, प्रमोटर कैन नॉट मेक आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी विदाउट द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ द कंपनी। ये तो ईजी है कि वो प्रमोटर जो है कंपनी से ना तो डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली कोई प्रॉफिट नहीं लेगा। ठीक है, जिसमें कंपनी का खर्चा हो रहा है और प्रमोटर को जो है प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसको ऐसा करना है तो उस केस में उसको कंपनी की कंसेंट लेनी होगी और उनको यह बताना होगा कि भाई मैं कंपनी के साथ इस चीज़ में डील कर रहा हूँ और मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है। वेयर द कम वेयर द प्रमोटर फेल्स टू मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ द प्रॉफिट्स द कंपनी में sue हिम फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ हिज फिड्यूसरी ड्यूटी। ठीक है, मान लो प्रमोटर ने कंपनी के साथ कुछ डील करी है कि भाई अपने कुछ गुड्स प्रॉपर्टी उसने कंपनी को बेच दी। ठीक है, और उसने उस चीज़ का पूरा डिस्क्लोजर नहीं किया कंपनी के साथ और कंपनी को पता चल गया कि भाई प्रमोटर ने जो है गलत तरीके से हमारा फ़ायदा उठा के अपना प्रॉफिट किया है। तो उस केस में कंपनी जो है प्रमोटर को सू कर सकती है अपने डैमेजेस के लिए कि भाई प्रमोटर ने अपना जो फिड्यूसरी ड्यूटी है उसको ब्रीच किया है। मतलब प्रमोटर कंपनी के एक्सपेंस के ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकता, सिंपल सा मतलब ये है। अब कंपनी कैन रिकवर एनी सीक्रेट प्रॉफिट फ्रॉम द प्रमोटर विच ही हैज़ अर्नड फ्रॉम द एक्सपेंस ऑफ द प्रॉफिट।
अब जो प्रॉफिट प्रमोटर ने कमाया है कंपनी के एक्सपेंस पर, तो उसको कंपनी प्रमोटर से रिकवर भी कर सकती है। कैन नॉट ड्राइव प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी टू द कंपनी। इसका मतलब ये है कि भाई प्रमोटर अपनी खुद की प्रॉपर्टी को कंपनी को बेच के, मतलब गलत तरीके से बेच के, ये बता के बेच रहा था तो बेच ही सकता है, तो नहीं बेच सकता और कोई प्रॉफिट नहीं उठा सकता। प्रमोटर अपनी कोई प्रॉपर्टी कंपनी को सेल नहीं कर सकता प्रॉफिट कमाने के लिए, इन केस द कंपनी कैन रिजेक्ट द सेल। अगर ऐसा होता है तो कंपनी उस सेल को जो है रिजेक्ट कर देगी। A promoter who wishes to sell his property to the company must have full disclosure about that why he is selling his own property to the company। अगर उसको अपनी कोई प्रॉपर्टी कंपनी को बेचनी है तो उसे यह बताना होगा कि भाई इस प्रॉपर्टी को वो क्यों बेच रहा है। If the company satisfied with the disclosure of the promoter that his intention is not wrong, then the sale can happen between the promoter and the company। अगर कंपनी सेटिस्फाई कर जाती कि भाई हाँ प्रमोटर जो सही डिस्क्लोजर कर रहा है उसकी इंटेंशन गलत नहीं है, वो सही इंटेंशंस के साथ सेल कर रहा है, तो उस केस में सेल हो सकती है। द डिस्क्लोजर में बी मेड। अब सवाल आता है कि भाई जो प्रमोटर है वो किसके सामने डिस्क्लोज करेगा, तो डिस्क्लोज कर सकता है टू एन इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो बीओडी के सामने डिस्क्लोज कर सकता है, एओए में डिस्क्लोज कर सकता है, प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज कर सकता है, टू दी शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज कर सकता है। द प्रमोटर शैल नॉट मेक एन अनफेयर और अनरीजनेबल यूज ऑफ हिज पोजिशन, ही कैन नॉट डू फ्रॉड टू द कंपनी। ये है कि भाई ना तो वो अनरीजनेबल पोजिशन, अनफेयर और यूज ऑफ पोजिशन, अपनी उसकी जो पोजिशन है उसका वो गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा और ना ही वो कंपनी के साथ फ्रॉड करेगा। तो ये हमारा हो गया पोजीशन। अब आता है कि रेम्यूनरेशन ऑफ प्रमोटर। देखो यूजली द प्रमोटर इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन। देखो यूजली तो प्रमोटर को कोई रेम्यूनरेशन देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा कोई प्रोविज़न है नहीं ऐसे। रेम्यूनरेशन इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कंपनी, पर अगर कंपनी चाहे तो उसको रेम्यूनरेशन दे भी सकती है। And if the company is not willing to give remuneration to the promoter, it cannot be held liable or the company cannot be forced to do so। ये है कि भाई कंपनी देना चाह रही है तो दे सकती है रेमुनरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कंपनी नहीं देना चाह रही तो ना तो कंपनी को फोर्स किया जाएगा, कंपनी को फोर्स नहीं किया जाएगा रेमुनरेशन देने के लिए। प्रमोटर कैन नॉट सू दी कंपनी फॉर गेटिंग द रेमुनरेशन, और ना ही प्रमोटर कंपनी को सू कर सकता है कि भाई तुम मुझे रेमुनरेशन दो ही दो, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ए प्रमोटर कैन बी रेमुनरेटेड बाय द फॉलोइंग वेज। चलो मान लो कि भाई कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि भाई हाँ हम प्रमोटर को रेमुनरेशन देना चाहते हैं, तो वो कैसे दे सकते हैं। तो इसमें पहला है कैश, कि भाई वो प्रमोटर को कैश दे सकते हैं। दूसरा है ऑप्शन टू परचेज शेयर्स, कंपनी बोल सकती है कि भाई तुम हमारे शेयर्स खरीद लो। शेयर्स मतलब खरीदो, कंपनी जो है अपने शेयर्स उसको दे देगी कि भाई ये तुम शेयर्स ले लो एज ए रेमुनरेशन। थर्ड है पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, मतलब कंपनी कुछ कैश दे देगी फिर थोड़े से शेयर्स दे देगी, डिबेंचर्स दे देगी, जी है। फिर है कमीशन, कंपनी उसको कमीशन दे सकती है, भाई कोई प्रॉपर्टी है वो प्रमोटर ने कंपनी को दिलाई है तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर कंपनी उसको कमीशन दे देगी। लमसम अमाउंट पेएबल, लमसम में अमाउंट दे देगी। ही में सेल हिज ओन प्रॉपर्टी एट ए प्रॉफिट टू द कंपनी, अब वो प्रमोटर जो अपनी खुद की कोई प्रॉपर्टी उसको बेच सकता है, बट द प्रॉफिट शुड बी रीजनेबल एंड द प्रमोटर मस्ट डिस्क्लोज हिज गुड इंटेंशन बिफोर द कंपनी। तो ये तो हम कर ही चुके हैं, पहले भी मैंने बताया था। तो ये था इस टॉपिक में,
ठीक है, ये नोट्स है, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स है, आप इनको पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 2 3 4 5 6 पेज के नोट्स है। अगर मान लो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको लर्न कीजिए, समझिए, बहुत ही इजी टॉपिक है प्रमोटर, इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।